कोबाल्ट के अगर स्ट्रक्चर देखें वर्नर की थ्योरी के अनुसार, तो पहला कॉम्प्लेक्स COCl3 6NH3 जो कि यहाँ दर्शाया गया है, तीनों क्लोराइड आयंस को डॉटेड लाइन द्वारा दर्शाते हैं, अर्थात ये प्राइमरी वैलेंसी है और ये ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर रही है। कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर +3 है। सेकेंडरी वैलेंसी यहाँ पर जो है वो अमोनिया द्वारा संतुष्ट की जाती है और ये 6 के बराबर, जो कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है, ये सेकेंडरी वैलेंसी होती है। 6 सेकेंडरी वैलेंसी होने के कारण इसका संकरण जो है वो sp3d2 होता है। sp3d2 संकरण होने के कारण इसका ये ज्यामिति जो है वो ऑक्टाहीड्रल होती है, अर्थात अष्टफलकीय ज्यामिति। अब इस मॉलिक्यूल को यदि अपन पानी में डाल दें, यदि इन्हें अपन एक्वस सोल्यूशन बनाएं इसका, तो ये दो भागों में विभाजित हो जाती है, जिसमें CONH3 6 3+ एक आयन बन जाता है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, और इस कॉम्प्लेक्स के साथ साथ 3 क्लोराइड आयन भी निकल जाते हैं जो कि आयनाइजेबल होते हैं, और इससे ये प्रूव होता है कि ये प्राइमरी वैलेंसी संतुष्ट करते हैं। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स जो अपन ने यहाँ पे एग्जाम्पल में लिया है COCl3 5NH3। अब यहाँ पर देखिए 5 NH3 लिगेंड्स रह गई, यहाँ पर 6 थी ऊपर, अब यहाँ पे 5 रह गई। अब 5 NH3 लिगेंड्स होने के कारण एक लिगेंड इसमें कम है, जो कि कोबाल्ट को अपनी ऑक्टाहीड्रल स्टेट कंप्लीट करने के लिए ज़रूरी है, या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कंप्लीट करने के लिए ज़रूरी होता है। तो ये कोबाल्ट 5 NH3 के साथ साथ एक Cl को भी अपनी सेकेंडरी वैलेंसी के लिए यूज़ कर लेती है, और जब ये एक Cl को यूज़ करती है तो इसका फॉर्मूला अब बन जाता है CONH3 5Cl, जो कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, और 2 Cl जो हैं वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर की तरफ उपस्थित रहते हैं। ये दोनों Cl प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई करते हैं, जबकि तीसरा Cl जो कि अपन ने दोनों लाइनों द्वारा प्रदर्शित किया था, ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ पर अब क्या क्या अपन कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, शेप ऑक्टाहीड्रल, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, लेकिन एक क्लोराइड आयन दोनों वैलेंसी सेटिस्फाई करता है, और जब इस मॉलिक्यूल को पानी में डाल दिया जाए एक्वस सोल्यूशन में, तो यहाँ पर अपने पास केवल 2 Cl- ही आयंस प्राप्त होते हैं, और CONH3 5Cl+2 चार्ज का मॉलिक्यूल यहाँ पर प्राप्त होता है, जो कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कहलाता है। 4NH3 जब अपन देखेंगे तो यहाँ पर अपने पास 2 आइसोमर्स प्राप्त होते हैं, सिस आइसोमर एंड ट्रांस आइसोमर। सिस आइसोमर में जैसे कि अपन ने पहले डिस्कस किया है उसी की तरह यह कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर COCl3 4NH3, अब अमोनिया जो लिगैंड थी वो 4 ही रह जाती है, जबकि कोऑर्डिनेशन नंबर कोबाल्ट का 6 है। तो अब कोबाल्ट क्या करेगा, 2 क्लोराइड आयंस जो कि सबसे पहले वाले कॉम्प्लेक्स में नॉन आयनाइजेबल थे, वो अब सेकेंडरी वैलेंसी की तरह यूज़ करेगा, और ये 2 अपन ने क्लोराइड आयंस दोनों लाइनों द्वारा दर्शाए हैं, स्ट्रेट लाइन भी है और डॉटेड लाइन भी है। केवल एक क्लोराइड आयन जो है वो आयनाइजेबल होकर के बाहर की ओर दर्शाते हैं। अगर ये दोनों क्लोराइड आयन आपस में एक के पास एक उपस्थित हो, 90 डिग्री का एंगल बनाते हों, तो वो सिस आइसोमर कहलाता है, और यदि ये क्लोराइड आयन अपोजिट डायरेक्शन में उपस्थित हो 180 डिग्री के आइसोमर, तो इसे अपन कहते हैं ट्रांस आइसोमर। तो ये कोबाल्ट के जो दूसरा स्ट्रक्चर है 4NH3, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, 3 क्लोराइड में से एक क्लोराइड आयन प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है, और 2 क्लोराइड आयन सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करते हैं। इनको अगर पानी में डाल दिया जाए तो अपने को CONH3 4Cl2+ कॉम्प्लेक्स आयन प्लस Cl- आयन प्राप्त होता है, अर्थात 3 क्लोराइड में से केवल एक क्लोराइड आयन जो है वो आयनाइजेबल है, बाकी दोनों नॉन आयनाइजेबल क्लोराइड आयन, और इसलिए इनको स्क्वायर ब्रैकेट या आयनाइजेशन स्फीयर के अंदर लिखा जाता है। लास्ट कॉम्प्लेक्स COCl3 3NH3। अब यहाँ पर केवल 3NH3 लिगेंड्स रह गए, तो कंप्लीट करने के लिए कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन कंप्लीट करने के लिए तीनों क्लोराइड आयंस जो हैं
वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी सेटिस्फाई करते हैं। इसलिए यहाँ पर जब भी अगर अपन इसको आयोनाइज करें या इसको पानी में डाल दें तो अपने को कोई भी आयन यहाँ पर प्राप्त नहीं होता और ये जो कॉम्प्लेक्स है ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स प्राप्त होता है, अर्थात इस कॉम्प्लेक्स पर किसी भी प्रकार का चार्ज उपस्थित नहीं होता। तो कहने का मतलब ये है कि तीनों क्लोराइड आयंस जो हैं वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी सेटिस्फाई करती हैं इस कॉम्प्लेक्स में और किसी भी प्रकार का आयन यहाँ पर प्राप्त नहीं होता। बाकी चीज़ें सेम हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट का +3 है, ये आपको बता दिया कि किस तरीके से अपने को निकालना है। और हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है। स्ट्रक्चर इसका ऑक्टाहीड्रल है। जब पानी में डालेंगे या इसका विलयन बनाएंगे तो कोई भी आयन अपने को यहाँ पर प्राप्त नहीं होगा। ये वर्नर थ्योरी की एक्सप्लेनेशन है कि वर्नर ने अपनी थ्योरी दी थी, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में बताया था। अब नेक्स्ट जब भी अपनी क्लास होगी तो अपन ये डिस्कस करेंगे कि ये कैसे पता लगा कि इतने आयंस बाहर आए। ये तो बहुत आसान अपने को लग रहा है यहाँ पर कि 2 Cl बाहर आ गए, 1 Cl बाहर आ गया, या इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा इस मॉलिक्यूल का, क्योंकि अब अपने को इनके स्ट्रक्चर के बारे में पता है। लेकिन उस समय वर्नर ने इसको किस तरीके से एक्सप्लेन किया या इसको किस तरीके से वेरीफाई किया वो अपन नेक्स्ट इसमें डिस्कस करेंगे। तो अभी अपन ने वर्नर थ्योरी के बारे में स्टडी किया और उसके जितने भी कॉम्प्लेक्सेस बने थे प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी किस तरीके से उसको प्रदर्शित करते हैं उसके बारे में भी डिस्कस किया था। अब ये दिखने में तो आसान लग रहा था, लेकिन वर्नर ने इसके लिए बहुत मेहनत करी और इसको प्रूव करने के लिए कि भाई जो उसने प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में बताया उसकी पुष्टि किस तरीके से की जाए या सत्यापन उसका किस तरीके से किया जाए, उसके लिए उसने 3 मेथड्स अपने डेवलप करके बताए। सबसे पहला उसने ये कहा, जब प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल है और आयंस के रूप में यदि वो अलग हो सकती है तो इन आयंस को किसी भी ऐसे पदार्थ के साथ अभिक्रित करें जिससे कि उसका अवक्षेप प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहला जो है वो प्रेसिपिटेशन मेथड। अब ये जो प्रेसिपिटेशन मेथड है इसमें अपने को आयनाइजेबल वैलेंसी की अवक्षेप प्राप्त होता है और इस अवक्षेप को अपन भार द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। कितना भार या अवक्षेप का क्या भार है उस हिसाब से अपन इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे पहला कॉम्प्लेक्स वर्नर का था COCl3 6NH3। इसमें 6 अमोनिया लिगेंड्स जो हैं वो अंदर की तरफ उपस्थित होती हैं, अर्थात कोऑर्डिनेशन स्फीयर में उपस्थित होती हैं और तीनों Cl जो माइनस आयन हैं ये आयनाइजेबल या प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई करते हैं। जल में डालने पर तीनों आयनाइजेबल हो जाती हैं। जब ये आयनाइजेबल हो जाती हैं तो इन्हें AgNO3 के साथ अभिक्रिया करते हैं। जब इस कॉम्प्लेक्स को AgNO3 के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ये AgCl का अवक्षेप बन जाता है और क्योंकि यहाँ पर 3 Cl- निकलते हैं इसलिए ये 3 AgCl अवक्षेप प्राप्त होता है। दूसरा कॉम्प्लेक्स जो अपन यहाँ पर स्टडी में ले रहे हैं वो है COCl3 5NH3। अब ये COCl3 5NH3 जब बनता है तो यहाँ पर 1 Cl- आयन प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी सेटिस्फाई करते हैं, इसलिए ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आ जाते हैं और अवक्षेपित होने वाले क्लोराइड आयन केवल 2 रह जाते हैं। तो जब इसकी AgNO3 के साथ अभिक्रिया कराएं तो अपने को 2 AgCl का अवक्षेप प्राप्त होता है। इसी प्रकार 4NH3 वाले कॉम्प्लेक्स में केवल एक क्लोराइड आयन आयनाइजेबल होता है, बाकी दोनों क्लोराइड आयन जो है वो नॉन आयनाइजेबल या सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करते हैं। इसलिए AgNO3 के साथ जब इसकी अभिक्रिया कराई जाती है तो केवल 1 AgCl अवक्षेप प्राप्त होता है या केवल 1 गुना ही प्राप्त होता है। लास्ट कॉम्प्लेक्स COCl3 3NH3 में क्योंकि कोई भी आयनाइजेबल क्लोराइड आयन यहाँ उपस्थित नहीं है इसलिए कोई अवक्षेप यहाँ पर प्राप्त नहीं होता।
तो प्रेसिपिटेशन मेथड द्वारा, इसे अपन प्रेसिपिटेशन मेथड या आयनिक रिएक्शन मेथड भी कहते हैं, इसके द्वारा ग्रेविमेट्रिक मेथड से या भार ज्ञात करके AgCl का भार ज्ञात करते हैं। पहले कॉम्प्लेक्स में 3 गुणा, या लास्ट से अगर अपन शुरू करें तो कोई भी अवक्षेप प्राप्त नहीं होता। उसके पश्चात 1 गुणा, फिर 2 गुणा और 3 गुणा अवक्षेप प्राप्त होता है। अर्थात ये पता लगता है कि कितने आयनाइजेबल क्लोराइड आयंस इन कॉम्प्लेक्सेस में उपस्थित होते हैं। सेकेंड मेथड है क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट। क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट में अब जो करते हैं वो है हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन या क्रायोस्कोपिक मेथड जो कि आयंस के ऊपर निर्भर करता है। और यहाँ पर अगर अपन कोबाल्ट कॉम्प्लेक्सेस का विभाजन देखें या डिसोसिएशन देखें तो इसमें अपने को नंबर ऑफ आयंस की क्वांटिटी प्राप्त होगी। जैसे कि पहला कॉम्प्लेक्स जो है CuNH3 अगर इसको वाटर में अपन डिसॉल्व करें तो एक आयन जो है वो CuNH3 और बाकी 3 क्लोराइड आयंस यहाँ पर बनेंगे। तो टोटल आयंस जो हैं जो बन रहे हैं वो है 4। जबकि अगर अपन चार्ज इस पे फाइंड आउट करें तो ये 3+ और 3- 3+ और 3- टोटल चार्ज जो है वो 6 प्राप्त होता है, जबकि नंबर ऑफ आयंस जो है वो 4 प्राप्त होते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स UNH3 Cl3 अगर इसको डिसोसिएशन करके देखें तो यहाँ पर CuNH3 H2O3+ और 3 Cl अर्थात 4 आयंस का फॉर्मेशन होता है। CuNH3 Cl2 ये अपने पास CuNH3 Cl2+ और 2 Cl- में डिसोसिएट हो जाते हैं। तो यहाँ पर अपने पास 2 Cl- आयन है और एक कॉम्प्लेक्स आयन है। कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो चार्ज है उसको अपने को काउंट नहीं करना है, पूरा आयन जो है पॉजिटिव आयन एक उपस्थित है और 2 नेगेटिव आयन उपस्थित हैं, इसलिए आयनों की संख्या यहाँ पर 3 होती है। इसी प्रकार CuNH3 Cl2 Cl में अगर अपन देखें तो पूरे आयन पर 1 नेगेटिव है डिसोसिएशन करने पर, लेकिन इस पूरे आयन को एक आयन और प्लस Cl का एक आयन अपने को प्राप्त होता है, इसलिए यहाँ पर केवल 2 ही आयन अपने को प्राप्त होते हैं। लास्ट कॉम्प्लेक्स क्योंकि न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, किसी भी प्रकार का विभाजन या डिसोसिएशन यहाँ पर नहीं होता, इसलिए न्यूट्रल होने के कारण नंबर ऑफ आयंस जो हैं वो 0 प्राप्त होते हैं। तो जो वर्नर ने कंसेप्ट दिया वो और जितने आयंस अपने को यहाँ प्राप्त हुए इनका अगर अपन क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट करते हैं तो दोनों में बहुत ही समानता होती है और इस समानता के कारण ही वर्नर की थ्योरी का सत्यापन या पुष्टि होती है। और लास्ट में कंडक्टिविटी प्रयोगों द्वारा भी ये वर्नर थ्योरी का पुष्टिकरण या सत्यापन किया गया। कंडक्टिविटी या चालकता जो है ये इलेक्ट्रोलाइट्स में आयनों के द्वारा की जाती है या होती है, इसलिए यदि अपने को आवेश की संख्या या आयंस की संख्या ज्ञात हो तो अपन इसकी पुष्टि कर सकते हैं। जैसे कि वर्नर ने आवेशों की संख्या ज्ञात की, अलग अलग यौगिकों के लिए, अलग अलग संकुलों के लिए, कोबाल्ट के जो संकुल उसने बनाए थे उनके लिए उसने आयनों की संख्या ज्ञात की और वो संख्या जो है वो प्रयोगों द्वारा प्राप्त मानों के बराबर आई। इसका मतलब ये है कि वर्नर ने जो कंसेप्ट दिया है वो संकुलों के लिए बिल्कुल सही है और इससे अपन इसका सत्यापन कर सकते हैं। अब ये एग्जाम्पल चालकता के लिए अगर अपन देखें तो पहला कॉम्प्लेक्स है CuCl3 6NH3 या CuNH3 3+। ये कॉम्प्लेक्स जो है इसमें अपने पास 6 आवेश होते हैं। 6 का मतलब ये है CuNH3 पर 3+ आवेश और प्लस 3 क्लोराइड माइनस आयन जो कि अपने अवक्षेपित होते हैं। ये 3 और 3- और 3+, अगर दोनों का टोटल देखा जाए तो 6 आवेश इस यौगिक में उपस्थित होते हैं। इसी तरह CuNH3 Cl और Cl2, ये यौगिक के ऊपर आवेश जो है ये +2 होता है और इसलिए बाहर Cl2 लिखा जाता है, तो -2 Cl का आवेश।
टोटल आवेश अगर देखें तो ये 4 आवेश होता है या 4 आवेशों की संख्या प्राप्त होती है। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स CONH3 होल 4 Cl2 और Cl बाहर। तो इस कॉम्प्लेक्स में टोटल अपने पास 2 ही आवेश होते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के ऊपर +1 आवेश और Cl के ऊपर -1 आवेश। तो टोटल आयनों की संख्या जो है, आवेश की संख्या जो है वो केवल 2 होती है। और लास्ट कॉम्प्लेक्स जैसे कि आपको पता है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है CONH3 होल थ्राइस Cl3, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, इसलिए इस पर कोई भी आवेश की संख्या प्राप्त नहीं होती। तो ये जो आवेशों की संख्या प्राप्त हुई थी, ये प्रयोगों द्वारा जो मान प्राप्त हुए थे चालकता का, उसके आधार पर या इन दोनों में बहुत समानता थी। इसलिए कहा जा सकता है कि वर्नर ने जो थ्योरी दी थी प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी की, जो कंसेप्ट दिया वो पूरी तरह से सही है। और वर्नर ने कोबाल्ट और प्लैटिनम कॉम्प्लेक्सेस के लिए ये कंसेप्ट दिया था, और अब संकुलों के लिए प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी का कंसेप्ट सही पाया गया।